अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान एक कानून दान ने बनाया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। कानून दान बरादरी को इसीलिए कदर की निगाह से देखा जाता है कि बानी पाकिस्तान भी कानून दान थे और ये कानून दान बरादरी जो है ये कानून के ज़रिए आम आदमी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है। बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पे बात करेंगे। आज एक बहुत ही अहम कानूनदान से सीनियर लॉयर हैं, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के प्रेसिडेंट हैं, मियां तारिक महमूद एडवोकेट। आइए मिलते हैं। हम मियां तारिक महमूद एडवोकेट सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के घर पहुंच चुके हैं। आइए मिलते हैं। जी मियां साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप सुनाएं। माशाल्लाह, आप पंजाब की दूसरी बड़ी बार के प्रेसिडेंट हैं। बहुत बड़ा एजाज़ है जो आपके हिस्से में आया। बीइंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार, क्या आप बार और बेंच के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कार के लिए कोई अच्छा काम करने का कोई प्लान रखते हैं? जी, मैं जब मेरे दोस्तों ने और हमने ये डिसाइड किया कि इलेक्शन लड़ना है, तो पिछला आप टेन्योर देखें ना, कोई 4-5, तो ज़्यादातर वो लोग आए हैं जिनका प्रैक्टिस से कोई दूर दूर का लेना देना भी नहीं था। आप देख लें, आप मेरे से बेहतर समझते हैं। और हम बीइंग प्रैक्टिसिंग वकला, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते थे। और अगर हम किसी अपने नुमाइंदे को लेके जाते थे ना, तो उसको ये भी नहीं पता होता था कि इसका इशू क्या है। मैं 25 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मेरे उस्ताद मियां रफ़ीक बटालवी साहब थे और लीजेंड ऑफ बार थे, मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहे, प्रेसिडेंट रहे। उनसे हमने प्रैक्टिस सीखी, प्रैक्टिस उनके साथ की, और वो सिविल के एक माशाल्लाह एक मास्टर या लीजेंड थे। तो ये अब अल्लाह का शुक्र है, हम जज के पास जाते हैं, बेंच के पास जाते हैं, तो हम अपना नुक्ता नज़र बड़े आसान तरीके से उनको समझा सकते हैं। ये जो वकला और जजेस के दरमियान कई दफ़ा झगड़े की सी कैफियत पैदा हो जाती है। समटाइम्स तशद्दुद की भी ख़बरें आ जाती कि फ़लाँ जुडिशल ऑफिसर को हरास किया है या उन पर टॉर्चर भी, ऐसे भी यहाँ नहीं तो कहीं और पंजाब में जी कह बिल्कुल, लें, हाँ जी, तो ऐसे वाक़यात हो जाते रहे हैं। जी बिल्कुल। ये क्यों होता है आपके ख़्याल में? डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि ये मैन टू मैन वेरी करता है। आपने फैसलाबाद में, मैंने तो कम से कम 24-25 साल में कोई इक्का दुक्का वाक़यात ही देखे हैं। आपने भी गालबन कोई 1-2 ही वाक़यात देखे हो। और इतनी बड़ी बार है, 6000 वकला हैं, कोई 100 के करीब जजेज़ हैं। जब वकील ख़ुद कानून को अपने हाथ में ले लेता है, तो क्या आप नहीं समझते कि उस मुल्क का जुडिशल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है, कि अगर जहाँ कानून दान को ही उस पर एतमाद नहीं है? इसमें डॉक्टर साहब ये है कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है बहुत स्लो है। आप समझते हैं कि एक आप केस फाइल करते हैं तो एक जनरेशन भी गुजर सकती है पूरी की पूरी। तो सम टाइम कुछ हॉस्टिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन वहाँ पर भी मैंने मोस्टली देखा है कि मेरा जो वकला बरादरी है वो झगड़े से अवॉइड करती है। और अक्सर जो अपोजिट या अपोनेंट साइड होती है वो झगड़े का आगाज़ करती है। उनकी कोशिश होती है कि हम इसको हाईलाइट करें। अच्छा सर, ये बताइए कि कभी माजी में यूँ था कि जितनी भी वकला तहरीकें, कोई तहरीक चलती थी जमहूरियत की बहाली के लिए या इंसानी हकूक़ के लिए, बाज़ औक़ात बड़ा सरगर्म रोल देखने में आता था। सियासी तहरीकों का भी मरकज़ वकला के प्रेमिसेस होते थे, वो हाई कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट की बार की जगह हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, तो एक बड़ी बड़ी तहरीकों का भी मराकज़ रहे। वक्त के साथ 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 लगता है कि इसमें जैसे दौरे इन्हतात है और सिर्फ मखसूस मफादात के लिए लोग इसमें आने लगे। जो नुवेसेंस वैल्यू होती है, एक पावर गेनिंग, जी, उसका ज़्यादा अमल दखल रह गया। बेसिकली हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं।
आपने देखा होगा ओवरऑल माशरे में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, लोगों को डिटेरिएशन आ गया, जो इखलाकियात है सब उसमें इनहतात आया है, इसमें नो डाउट। लेकिन अब भी अगर खुदा न खास्ता कोई मेरे मुल्क के लिए या मेरी जुडिशरी के लिए या मेरे वकला के लिए कोई ऐसा इशू आया तो हम सबसे पहले होंगे। मियाँ साहब, इससे पहले कि हम कोई मज़ीद आगे बढ़ें, लेकिन व्यूअर्स को कुछ बताएंगे कि अपने बारे में तालीम आपने कहाँ हासिल की? आप फैसलाबाद के ही हैं बेसिकली? नहीं, मेरा ताल्लुक बेसिकली डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से है, तहसील मेलसी से है, और आपने सुना होगा कि वो तारक मेलसी के नाम से मशहूर हूँ। इधर मियाँ रफ़ी बटालवी साहब का मैं भतीजा भी हूँ। मेरे वालिद साहब और मियाँ रफ़ी बटालवी साहब आपस में खालाजाद भाई थे, उनकी वजह से मैं फैसलाबाद आ गया और यहीं ग्रेजुएशन मैंने फैसलाबाद से की थी। एफएससी मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विहाड़ी से की थी, और जो अपनी प्राइमरी की है वो गांव से ही हासिल की थी, और जो मैट्रिक है ये दुकोटा है, गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल दुकोटा मेलसी के पास, वहाँ से हासिल की थी। और मेरे फोर फादर जो हैं वो बटाला से माइग्रेट करके आए थे पाकिस्तान में। ये 84 की बात है। मेरी एज उस वक्त कोई 8-10 साल होगी। तो बचपन में खेलना कूदना ही होता था। अब तो बच्चों को दिन रात का पता नहीं होता था, तब तो स्कूल से आना, बस्ता फेंकना, अपने खेल कूद में लग जाना। हमारे घर में एक बुज़ुर्ग आए, 84 की गालबन बात थी। उस वक्त मेरे दादाजी 1 साल पहले उनकी वफ़ात हो चुकी थी। कहने लगे मैं शाहकोट से आया हूँ, तो मेरे वालिद साहब को कह रहे हैं कि आपके वालिद साहब से मेरे वालिद ने 40s में 700 रुपया उधार लिया था। तो मेरे वालिद साहब जब उनकी डेथ होने लगी तो उन्होंने कहा कि बाबा अनायत से मैंने 700 लिया था, तो आपने ये उनको वापस करके आना, मेरी पे बोझ ना हो। और वो दिए। वालिद साहब ने कहा मेरे वालिद साहब नहीं रहे, तो उन्होंने वो मस्जिद को दे दिया। इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि 40s में जिनके पास 700 था, अल्लाह का शुक्र, बहुत वेल सेटल थे वहाँ पे, बहुत वेल सेटल थे। अच्छा मियाँ साहब, कॉलेज में, स्कूल में कोई गेम्स वगैरह का शौक़ था? बस बैडमिंटन वगैरह खेल लेता था। तो पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में अल्लाह का शुक्र है कि प्राइमरी तक 2 ही हम होते थे अपनी क्लास में, या मैं फ़र्स्ट आता था या वो फर्स्ट आता था। मेरा दोस्त है वो। तो शरारतें भी चलती थी? ज़ाहिर शरारतें तो सबसे पहले होती हैं, बचपन में शरारतें तो सबसे पहले। अच्छा, ये बताइए कि ये तालीम के बाद शादी हो गई? जी हाँ जी। कब? ये 2006 में। बच्चे कितने? 2 बेटियाँ। तो क्या प्लान करते हैं आप, मतलब बच्चों के हवाले से जो हालात जिधर ले जाएं, या पहले से प्लान किया होता है? मैंने डॉक्टर साहब अपने बच्चों पर कभी भी उनको कंपल्शन नहीं दी, उन पर सख्ती नहीं रखी। मैंने उनको कहा कि आप अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन चूज़ करें। लेकिन रात ही हम बाहर निकले हैं तो छोटी बेटी कह रही थी बाबा मैंने बैरिस्टर बनना है। वाह। ये सब खाने पीने में क्या पसंद है? मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। निहारी हम बड़े शौक़ से खाते हैं, घर की बनी हुई। और कितने बजे दिन का आगाज़ हो जाता है? ये मैं फजर की नमाज मिस नहीं करता, चाहे मैं रात 2 बजे भी आऊँ। फिर 7:30-8 बजे बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, कॉलेज स्कूल जाने का। फिर ये उठ जाते हैं, ये दिन का आगाज़। कभी खुद भी कुकिंग का शौक़ हुआ? चाय की हद तक, मेरी तरह। मैक्सिमम चाय बना सकता हूँ या कोई अंडा फ्राई कर लूँ बस। तो और लंच में एक नहारी आपको पसंद है सुबह या किसी भी टाइम? जी बिल्कुल। और सब्ज़ी? सब्ज़ी वेजिटेरियन है ज़्यादा? जी हाँ जी। तो घर में क्या होता है, बच्चों के साथ वक्त गुजरता है या सारा प्रोफेशन को वक्त देते हैं? शाम को टाइम होता है हमारा थोड़ा सा, कोई घंटा 2 घंटे। बच्चे अपने स्टडीज़ में बिज़ी होते हैं और हम अपने प्रोफेशन में। आज जब से ये अल्लाह ताला ने ये ओहदा दिया है, इसके बाद तो वो मसरूफियत डबल हो गई है। पहले सिंगल थी, एक ड्यूटी थी,
अब ये डबल है। और ऐसा भी हुआ है कि मुझे रात 3:30 बजे कॉल आई है एक वकील साहब की कि यार वो मेरा एक प्रॉब्लम बन गया है, तो आप इसको सॉर्ट आउट करें। तो मैंने उस वक्त भी कॉल अटेंड की है। तो ये वकीलों के पर्सनल मसाइल जो होते हैं ये भी हल करना पड़ते हैं। यार मेरी कम्युनिटी है। अच्छा, ये जो कब्जे शब्जे होते हैं इनमें भी साथ देते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। मेरे दौर में कोई आपको कोई कंप्लेन नज़र नहीं आई होगी, और मैं कभी उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा इस मामले में। पुलिस और वकला का बड़ा गठजोड़ पाया जाता है। बाज़ ज़रा आप तो अच्छे शरीफ आदमी लगते हैं ना, कुछ बड़े धड़ल्ले वाले वकील जो होते हैं ना, थानेदार उनके साथ सेट हो जाते हैं सही। और फिर मतलब उनकी तड़ियाँ लगाते हैं। मतलब वो पुलिस जो है अच्छा, वकला की तड़ियाँ लगाते हैं। अच्छा, कि वो मैं उससे बात कर लेता हूँ, उससे फिर वो कर लेंगे आपसे बात। अच्छा, और इस तरह का भी चीज़ है। नहीं, मैं फैसलाबाद में तो ऐसा कोई मेरे पास मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, ऐसा माजी में रहा है? माजी में होगा, लेकिन चूँकि पहले मैं इसका हिस्सा नहीं था एग्जेक्टिव का, तो मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जब से मैं आया हूँ तो मैंने तो कोई नहीं, अभी कोई कंप्लेन नहीं आई। किसी प्राइवेट पर्सन नहीं देनी है ना कि जनाब ये पुलिस मुझे ये कह रही है, मैंने कोई कंप्लेन नहीं देखी। अच्छा, इंतज़ामिया के साथ आपका कैसा रवैया होता है? क्योंकि अभी आपसे डर के पुलिस यहाँ से जा रही है, अलहदा CP ऑफिस बन रहा है, ये कोई वकला से डर के जा रहे हैं या नहीं? उनका अपना इंटरनल मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि वकला से कोई इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है। अच्छा, घर में जो आप माहौल कैसा है? असल में बच्चे नहीं ना मौजूद इस वक्त, आपकी अहलिया मोहतरमा भी नहीं, वरना आपके मजाज के बारे में पूछते हैं। घर में कोई मसलत किया हुआ है बड़ा सख्त किस्म का? नहीं, कोई डिसिप्लिन, डिक्टेटरशिप, या फिर लॉजिक से चलते हैं? लॉजिक से। कई दफ़ा मुझे बेटी बड़ी अभी फर्स्ट ईयर में है, मैं उनसे लर्न करता हूँ। अच्छा, बेटियों से लर्न। गुड। कोई भी हमारे घर में मेडिसिन आती है, मेरी आती है, तो उन्होंने सबसे वैसे उसका एनालिसिस करना है, इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ये इतनी मकदार में लेनी है। और फ्रेंडली माहौल है हमारे घर का, कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं है। अच्छा, ये जो घरों में छोटी मोटी चलती रहती है, कोई नोक झोंक होती है फैमिलीज़ में, आपकी भी होती है? ये तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। किन बात? वो कहते हैं कि अगर छोटे मोटे झगड़े नहीं होंगे तो प्यार नहीं होगा, ये भी प्यार की निशानी है। वैसे किन बातों पे होता है अगर हो तो? कई दफ़ा ये हो जाती है कि बच्चों के मामले पे कि अगर वो माँ उनको थोड़ा सा किसी मामले में डांट दे, तो मैं बच्चों की साइड पे होता हूँ। वो कहती है बच्चों से ज़्यादा आप ज़्यादा अटैच? मैं, वो कहती है कि आप इनको डांटते नहीं है, मुझे भी नहीं कहने देते। बार प्रेसिडेंट मियाँ तारक महमूद साहब एक सीनियर कानूनदान हैं, उनके दोस्त जो उनके चैम्बर में वो सब इकट्ठे बैठते हैं, एक कंपनी है, लॉ फर्म है, वो आज इस वक्त भी मियाँ साहब से मिलने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि वो मियाँ साहब की शख्सियत के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आज की हमारी मेहमान शख्सियत मियाँ तारक महमूद साहब हैं। आप एक ही जगह बैठते हैं, एक ही चैम्बर में बैठते हैं, एक ही कंपनी का हिस्सा हैं। कब से जानते हैं मियाँ साहब को और क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लक मियाँ साहब से 92 का है और मैट्रिक से हमारा तल्लक है। उसके बाद हमने इकट्ठा FA किया, BA किया, लॉ में एडमिशन लिया और हमारा चैम्बर भी एक है। मियाँ साहब के साथ हमारा तल्लक भाइयों वाला है। क्या बात है, आजकल तो ज़्यादा अरसा चल नहीं पाते लोग, तो आप कब से साथ हैं उनके? तो क्या चीज़ है जो इतनी बॉन्डिंग की, क्या वजह है? इनकी शख्सियत में ऐसी क्या कशिश आपको नज़र आई? इसमें यह है कि ना तो हमने कभी मियाँ साहब से कोई मतलब मफाद की बात की है, ना मियाँ साहब ने हमसे कभी कोई मफाद की बात की है। ये दोस्ती में सबसे बेहतरीन रिश्ता यही है। क्या कहेंगे मियाँ तारक महमूद साहब? सर, मेरा तकरीबन 2006 और 7 से मियाँ साहब के साथ है। पहले तो मेरी इनसे कोई अट्रैक्शन नहीं थी, क्योंकि लॉ में ही जब मैं लॉ करके आया तो उसके बाद ही मियाँ साहब से मेरी फ्रेंडशिप हुई है, क्योंकि हम इकट्ठे बैठना शुरू हो गए
एज एसोसिएट ही मैं मियाँ साहब के पास आया था। फिर ये बड़े भाई हैं, इनमें एक तो बड़ा दोस्ताना रवैया है इनका, तो हमें कोई फील ही नहीं हुआ कि मैं इनका एसोसिएट हूँ। बाद में फिर हमें ये बड़े भाई भी हैं, हमारे दोस्ती आपस में होगी। जी बाजवा साहब क्या कहेंगे? जी सर, मैं मियाँ तारक साहब के साथ सर तकरीबन 2015 में हम एसोसिएट आए हैं, मैं और अब्दुर्रहमान साहब। और मेलसी लॉ फर्म में हमें बहुत अच्छा वेलकम किया है और सिखाया भी है मियाँ साहब ने। और एज आ फैमिली हम सारे, एक लॉ फर्म है लेकिन सारे एक फैमिली हैं। और मियाँ साहब ने बड़ी मेहनत की, हमेशा छोटे भाई समझा हमें। मैं जैसे बाजवा साहब ने बताया है कि 2015 से मैं और बाजवा साहब इकट्ठे मियाँ साहब के पास आए थे, एज एसोसिएट आए थे। लेकिन जैसे हम 2016 में आए, 15 में आए, मियाँ साहब के साथ जैसे ही उन्होंने हमेशा ही हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया, ऐसे बिहेव किया जैसे हम इनके जैसे जस्ट लाइक जैसे ब्रदर होते हैं, छोटे भाई होते हैं। मतलब हमें कभी ऑफिस में फ़ील नहीं हुआ कि कभी कि ये हमारे बॉस हैं, ये हमारे सीनियर हैं। मियाँ इमरान अली साहब क्या कहेंगे आज की हमारी मेहमान शख्सियत जनाब मियाँ तारक महमूद साहब के हवाले से? मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि मियाँ साहब जब से सदर बने हैं ना, उन्होंने जो लॉयर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए जो कर रहे हैं वो सबसे एक बेनिफिशियल, सब दोस्तों के लिए। हम तो एक फ्रेंड हैं, हम तो एक सर्कल है, हम तो मियाँ साहब के चैम्बर में होते हैं। जो लोग चैम्बर में भी नहीं है ना, उनके लिए मियाँ साहब वो करते हैं। एक दिन की बात है कि मैं मियाँ साहब से पूछा, मियाँ साहब बड़े फ़ोन आ रहे हैं, और मियाँ साहब हर फ़ोन का जवाब दें, और वो फ़ोन उन तमाम वकला भाइयों के हैं जो बार के अंदर हैं। उनकी कॉल आती है, मियाँ साहब ये छोटा सा काम है, मियाँ साहब कहते हैं यार मैं हाज़िर। जी, मेरा नाम फ़याज़ अहमद ख़ान बलोच है सर, और मैं ही एक बाकी दोस्तों के साथ साथ चश्मा चिराग हूँ इसी दफ्तर का। मेरे उस्ताद मुहतरम है, मैं तकरीबन 6 साल से सर के साथ हूँ। नहायत ही पुरकशिश और मतानत वाली शख्सियत है, नहायत मुखलिस। मियाँ साहब माशाल्लाह बड़े आपके बारे में बहुत खूबसूरत जज्बात का इजहार किया आपके साथियों ने, तो इतने अच्छे हैं माशाल्लाह आप। मैं तो समझता हूँ कि मैं कुछ नहीं, ये इनकी मोहब्बत है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी स्ट्रेंथ है और मेरी ताकत है टोटल। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, रहमान ने लड़ा, हमज़ा ने लड़ा, वाला साहब ने लड़ा, इमरान ने लड़ा, फ़याज़ ने लड़ा, सब इन्होंने लड़ा। यहाँ तक मुझे लाने वाले यही हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अकेला था, लेकिन मुझे इतने भाई अल्लाह ताला ने दिए। मियाँ साहब आप माशाल्लाह काफ़ी बाज़ौक़ लगते हैं, तालीम याफ्ता हैं, खूबसूरत हैं, आप एक बार के प्रेसिडेंट हैं, भरपूर लाइफ गुजारी है आपने, बहुत से शागिर्द भी हैं आपके। तो रियल लाइफ में कभी आपने किसी को पसंद किया या किसी ने आपको? कभी ऐसी नौबत नहीं आई? डॉक्टर साहब ऐसा कभी मौका नहीं आया। शुरू दिन से ही एक मेरा ज़हन था या एक ट्रेंड था कि अपने प्रोफेशन की तरफ भी भरपूर तवज्जो देनी। फिर जो मेरा शुरू का अरसा गुजरा ना, वो मियां रफ़ीक बटालवी साहब के साथ गुजरा। मेरे वालिदैन तो रहते थे उधर, मैं डायरेक्ट उनकी सुपरविजन में था और एक बड़ा नाम था वहाँ। तो उनके सामने तो चाय भी पीनी है ना, तो बड़ी सोच समझ के पीनी होती थी। ये तो बड़ी दूर की बात है कि ऐसी कोई बंदा हरकत कर ले, ये नामुमकिन था। यहाँ तारक महमूद डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट, उनके चैम्बर जा रहे हैं, आइए आपको लिए चलिए। मियाँ साहब जो बार में या वकालत में जो नए लोग आना चाहते हैं वो क्यों आएँ, इसमें क्या चार्म है? डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि ये एक नोबल प्रोफेशन है और मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में कोई प्रोफेशन इसके पैरेलल है, इसका अल्टरनेट है। इतना नोबल, अगर किसी ने अर्निंग भी करनी है, प्रैक्टिस करे, भरपूर प्रैक्टिस करे और चांसेस हैं इसमें। वो ना, देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। हमेशा ही इसमें बेहतरी, इम्कानात बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं कि हज़ारों वकला हैं पहले, तो आपकी
आपके पास कैसे क्लाइंट आएगा, कैसे पता चलेगा कि आप भी हैं? तो ये कैसे ढूंढेंगे? बड़ा टाइम लग जाता है, 10-10 साल लग जाते हैं। मैं जब इस वकालत में आया, जब मेरा लाइसेंस आया 3 नवंबर 2001 को, तो मेरा पहला केस जो है मेरे पास जनवरी 2002 में आ गया था, जनवरी या फरवरी। जब आपके पास कोई केस आता है ना, उसने ही आपका हवा बनानी है, उसने ही आपकी जो शख्सियत बनानी है। आप उस पर मेहनत करते हैं, जजेस केस आपको रेफ़र करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, वो किस तरह करते हैं? मतलब वो आपको जज करते हैं कि ये नहीं, वो किस देखिए- लेवल का, किस पाए का वकील है? हाँ जी, वो देखिए ना, उनसे कोई बंदा मशवरा करता है तो हम उनके सामने एक्सपोज हैं। उनको सब पता है कि इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या खूबियाँ हैं। वो उनका जो दोस्त है या उनके जो कोई मशवरा करता है तो वो उनको बताते हैं कि यार फैसलाबाद में ये वकील है या अच्छा, जजेस मिल भी जाते हैं वकील के साथ? ये भी नहीं, कभी ऐसा नहीं है? कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, ना कोशिश ही की। देखो, आजकल तो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि क्रिमिनल्स, कुछ वकला, सब नहीं, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, लेकिन अच्छे बुरे लोग जैसे हर जगह होते हैं, कुछ क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स जो हैं, वकला, कुछ जो इस नेचर के होंगे, अदलिया के साथ बाकायदा एक हाई कोर्ट के जज को फारग किया गया था इस बात पे, नाम भी मेरे ज़हन में शायद आ जाए। तो एक नेक्सस बन चुका है, ये एक गठजोड़ बन गया। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है अगर ये क्रिमिनल, वकला, जजेस, अगर ये नेक्सस बन जाए। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन है। कोई एक इक्का दो कोई मिसाल हो सकती है। मैंने फैसलाबाद में ऐसा कोई वकील नहीं देखा जो क्रिमिनल के साथ इस हद तक जाए, या कोई जज ऐसा नहीं देखा जो क्रिमिनल के साथ इस हद तक जाए। पुलिस अफसरान से जब हम मिलते हैं, वो ये बड़ा गिला करते पाए जाते हैं कि जी हम बड़ी मुश्किल से इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और अदालतें ज़मानतें ले लेती हैं। उसमें डॉक्टर साहब देखिए, खुदा न खासा एक जगह कोई इंसिडेंट होता है, वो हादसा होता है, तो जज तो वहाँ मौजूद नहीं होता ना। आप फर्ज करें जज है, मैं अपना केस प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपने वो डॉक्यूमेंट देखने हैं, जो एविडेंस पुलिस कलेक्ट करती है वो देखनी है, सजा ने बेस करना है, बेल ने बेस करना है उन डॉक्यूमेंट पे। जज का इल्म तो कोई इल्म नहीं है, कोर्ट का इल्म होता है ना। मतलब अगर एक बेलेबल ऑफेंस है तो जज के लिए उसकी ज़मानत लेना कोई गैर मामूली बात नहीं, वो रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता। अगर वो उसमें आर्डर नहीं करेगा तो वो खुद गिल्टी होगा। इसका मतलब हर उस केस में जिसमें पुलिस बाद में रोती रहती है कि जी अदालतें ज़मानत दे देती हैं, वो कहीं ना कहीं सुकम उनकी अपनी तफ्तीश में चालान पेश करने में होता है। जी, मैं समझता हूँ कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस या वो जो वहाँ पे बंदा होता है उसकी इनकॉम्पिटेंसी कह सकता मैं, उसकी कोई इनकॉम्पिटेंसी रह जाती है, कहीं शॉर्ट फॉल होता है। कोर्ट का मैं समझता हूँ कि इसमें रोल इतना नहीं होता जितना उनका रोल होता है। एक और हमने वकला को देखा है गिला करते कि फलां जज जो है ना वो रिलीफ नहीं देता, फलां जज ऐसे नहीं कर, रिलीफ नहीं देता। और रिलीफ भाई बनता होगा तो देगा। ये वाकई कुछ ऐसे सख्त किस्म के होते हैं कि वो बनता भी है फिर नहीं देते। 2+2 4 वाला केस है, तो जज बेचारे को क्या प्रॉब्लम है, जज को क्या मसला है कि वो रिलीफ ना दे। मैं नहीं समझता कि कभी ना तो मेरी 25 साल में किसी जज से तलखी हुई, तलब कलामी हुई, और ना ही देखिए एक जज का ज़हन है कि वो कहता है कि मैं इसमें आपको स्टे नहीं देता, तो मेरे पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, मैं उसमें अपील में चला जाता हूँ। मैं कभी भी, अभी भी, मैं बीइंग प्रेसिडेंट भी, एक जज ने मेरी बेल खारिज कर दी, मैं अगले दिन मुस्कुरा के मिला, मैं कोई मसला नहीं, मैं अगली कोर्ट से ले लूँगा। जज की सवाबदीद कितनी मैटर करती है? वो लॉ का पाबंद है या उसकी डिस्क्रिप्शन पे भी होता है कुछ? डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन अगर मैं अपनी इंडिपेंडेंट राय देना चाहूँ तो मेरा ख्याल है कि जज की डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, उसको लॉ के अंदर ही रहना चाहिए, उसकी सवाबदीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जो कहते हैं कि कानून और इंसाफ दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। समटाइम्स कानून के तकाज़े कुछ और होते हैं और इंसाफ के कुछ और होते हैं, तो जज को इसमें कहीं ना कहीं दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है। मेरा ख्याल है टू सम एक्सटेंट वो कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा जज भी कानून से वो आ जाता है कि नहीं, मैं इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, वो अपनी लिमिटेशन के अंदर ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर
कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा देखा गया है कि मातहत अदलिया बड़े धड़ल्ले से फैसले देती और बहुत सारे सेटिसाइड हो जाते हैं हाई कोर्ट जाके। तो कहीं ना कहीं तो कोई सुकम है ना कि वो बस अगर सारे वो तमाम जुज़ियात को, तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रख के फ़ैसले दिए गए हों, तो फिर आला अदलिया इतनी आसानी से तो उसको नहीं मुअत्तल करेगी उन फैसलों को। एक ही तस्वीर होती है, उसको मैं एक एंगल से देखता हूँ, आप दूसरे एंगल से देखते हैं। ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है कि कहीं गलती हो जाए। हर एक फ़ैसला है, या तो आप होल्ड होगा जगह सेटिसाइड हो जाएगा। कई दफ़ा वो जल्दबाजी में हैपहैज़र्डली जजेस फैसला कर देते हैं। ये जो सीसीडी का इतना फ़ाल किरदार है, ये हमारी अदलिया की नाकामी के सबब है मैं समझता हूँ कि या उस पर अदम एतमाद है? मैं समझता हूँ कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम स्लो है, ये उस गैप को इसके ज़रिए फिल किया गया। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि सीसीडी गलत है। बीइंग लॉयर, देखिए एक इंसाफ, एक बंदा, ये रिसेंटली एक मिसाल देखी, वो स्पेन से गालबन एक बंदा आया, उसने बेल भी ले ली, तो हाई कोर्ट ने उसको बेल भी दे दी और सीसीडी ने उसको काउंटर कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। एक जुडिशल सिस्टम है हमारा, हम उसको बेहतर करें, जुडिशल सिस्टम बेहतर करें। एक पुलिस वाले का ये रोल नहीं है कि वो फैसला करे, फैसला कोर्ट ने करना है। वो एग्जेक्टिव है, वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस का हो सकता है। आपके ख्याल में हमारे जुडिशल सिस्टम के जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उनमें से सबसे सुस्त कौन सा है और किरदार के लिहाज से कौन सा उसका किरदार ठीक ना होने की वजह से हमारा जुडिशल सिस्टम उस पर सवालात उठते हैं? मेरा ख्याल है कि जो हमारा लॉ है उसको रिफॉर्म की ज़रूरत है इस वक्त। जो हमारा सिविल लॉ है, ये 1908 का गालबन बना था, आज 115 साल हो गए उसको बने। एवोल्यूशन है, इसको जदीद होना चाहिए, अप टू दी मार्क, आज के मौके, आज के माहौल के मुताबिक इसको अपग्रेड होना चाहिए। इस तरह क्रिमिनल लॉ है, ये 1800 समथिंग का है, ये आज के दौर के मुताबिक होना चाहिए। हमारे हाई कोर्ट बेंच नहीं आज तक बन सका, ये कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और आप क्या डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से, जुडिशरी से? सब जो हमारा फैसलाबाद है, मेरा ख्याल पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, इसकी आबादी करोड़ों में है और यहाँ की लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल सिटी है, टैक्स के मामलात हैं। हमारी तो डिमांड पहले दिन से रही, आज से 25 साल पहले जब मैं इस प्रोफेशन में आया था तो उस वक्त भी मुझे याद है, ये प्रेस क्लब के सामने हम गर्मियों में भूख हड़ताल करके बैठते थे। यहाँ हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। ये वकला की डिमांड नहीं है, मेरे शहर की डिमांड है। मेरे शहर को क्यों महरूम किया गया है या पीछे क्यों रखा गया है? यहाँ हाई कोर्ट बेंच होगा, हमारे यहाँ से जजेस भी एलिवेट होंगे, यहाँ से डॉक्टर बासत भी पैदा होंगे और लॉ। और एक बात और भी है, यहाँ पे जितने भी अदारे हैं, अगर हाई कोर्ट बेंच होगा तो इनकी डायरेक्ट वो सुपरविजन होगी हाई कोर्ट की, ये अदारे भी अपने लिमिट में रहेंगे। मेरा ख्याल कि बहुत ज़रूरी, अशद ज़रूरी है इसकी। एटलीस्ट जब तक ये हाई कोर्ट नहीं बेंच नहीं बनता तो मेरी ये मैंने रिक्वेस्ट भी की, हम CJP साहब से भी मिले, मैंने रिप्रेजेंटेशन वगैरह पेश की कि हमें चले वीडियो लिंक दे दिया जाए, एटलीस्ट रजिस्ट्री दे दी है, हम कम से कम खुद को इम्प्रूव तो करें ना। जैसे मंसूर अली शाह ने एक फ़ैसला दिया था हाई कोर्ट बेंच ना बनाने के लिए, मैं समझता उसकी ग्राउंड्स क्या थी? मैं समझता हूँ कि वो एक एग्जेक्टिव साइड पे फैसला था, जुडिशल साइड पे कोई वो फैसला नहीं था और गवर्नमेंट मैं समझता हूँ उसकी पाबंद नहीं है। गवर्नमेंट उसकी शेल्टर ले लेती है लेकिन गवर्नमेंट उसकी पाबंद नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके यहाँ हाई कोर्ट बना बेंच बन सकते हैं, ये तो कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा सर, आपसे अब एक हाई कोर्ट बेंच से एकदम एक बड़े निचले लेवल का सवाल करने लगा हूँ, लेकिन वो यही वो मौका है जहाँ ये सवाल हो सकता है आपके चैम्बर में बैठे हुए। आप ये जो देखिए, शहर के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए एक कानूनदान को, लेकिन जब हम देखते हैं कि आप ये आपको फंड सरकार से भी बड़े मिल जाते हैं,
लेकिन फिर एक कब्ज़ा ग्रुप की तरह आप सड़कों पे वो पार्किंग भी शुरू कर देते हैं, उसकी भी कमाई लेना शुरू कर देते हैं। ये तो गवर्नमेंट के काम होते हैं, ये नहीं, आपका कैसे होगा? ऐसी चीज़ नहीं है वो साहब, ये पार्किंग तो हमारे वकला के लिए, हमारी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं इसमें, और तो कोई नहीं। और दूसरे हमें तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कौन से फंड मिलते हैं? मैक्सिमम मिलता है तो 60-70 लाख रुपए, और 6000 की हमारी ये है मेंबरशिप है, हमारे 50 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। रफ़ीक बटालवी साहब की सोहबत का असर, उनके जी बिल्कुल, चैम्बर में उनकी शागिर्दी में होना, ये माने रहा, रुकावट रहा। और आपका अपना मजाज भी कोई इसमें रुकावट था? जी जैसे मैंने पहले कहा कि एक गांव से उठ के आया था। ये शहर बहुत बड़ा शहर है, हमारा तो एक बहुत छोटा गांव है, शहर भी नहीं है। एक तो इसमें एडजस्ट होना भी नामुमकिन सी बात है, बड़ा मुश्किल होता है। और शुरू दिन से ही एक बन गया था कि मैंने कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में सेकेंडरी थी, मैंने इनको कभी प्राइमरी ट्रीट नहीं किया। वाह, कुछ बनने का जज्बा था, जी जोश था। ये अल्लाह का आपकी शुक्र, प्रायोरिटी वही रही है? वही रही। मुझे ज़ाहिर है ज़िंदगी में मौके तो आते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते भी हैं, लेकिन आगे से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो ज़ाहिर है टक्करें मार के पीछे हो जाएंगे। वैसे टक्करें मारी किसने? ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में ऐसा कोशिश तो करते ही हैं लोग, लेकिन मेरी तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा के साथ मीटिंग है, आइए आपको लिए चलें। सर कहिएगा, इतने अरसे में आप डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट मियां तारिक महमूद साहब के बारे में कुछ न कुछ तो जाने होंगे, क्या कहेंगे इनकी शख्सियत के बारे में? मियां तारिक महमूद साहब जो हैं वो अपने लॉ के फील्ड में जब हम लोग आए हैं तो ये इलेक्ट हुए, मुझे भी उसी वक्त मेरी रीसेंट पोस्टिंग थी, बिलाल साहब तो ज़रा पहले से थे मौजूद, तो साहब भट्टी साहब जो साबका सदर थे वो भी बड़े अच्छे आदमी थे। तो जब वो जा रहे थे तो होता है कि अच्छा जी नए प्रेसिडेंट कैसे आ रहे हैं, तो जब मियां तारिक साहब इलेक्ट हुए हैं तो जो एक बात ज़ुबान ज़द-ए-आम थी वो ये थी कि यार प्रोफेशनल आदमी इलेक्ट हुए हैं और शरीफ आदमी हैं, जेंटलमैन है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इकट्ठे काम करते हुए ऑलमोस्ट 4 माह हो गए हैं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से और अल्लाह की रहमत के बाद जो इसमें रोल है वो हमारे प्रेसिडेंट जो हैं मियां तारिक साहब और जो इनकी टीम है जिसमें गिल साहब हैं सेक्रेटरी और बाकी कैबिनेट जो है वो, और लेकिन आपको पता है कि पायलट तो फिर प्रेसिडेंट ही होते हैं ना जी, तो इनका बड़ा अच्छा रोल है। यहाँ मुलाकात तो आरपीओ साहब से थी, इत्तेफाक से यहाँ एक तकरीब के सिलसिले में फैसलाबाद के बड़े ज़बरदस्त दबंग पुलिस ऑफिसर, बहुत हम्बल भी और बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक साहबज़ादा बिलाल उमर साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ किस किस्म की कोऑर्डिनेशन, आरपीओ साहब ने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में इस कोऑर्डिनेशन का जिक्र किया जो डिस्ट्रिक्ट बार और पुलिस के दरमियान है। आरपीओ पूरे डिवीज़न को देखते हैं, पूरी रेंज को देखते हैं, सीपीओ साहब से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके क्या तजर्बात रहे डिस्ट्रिक्ट बार के प्रेसिडेंट मियां तारिक महमूद साहब के साथ। मियां साहब जैसे आरपीओ साहब ने फरमाया, आपने कहा, हमें बड़ी यानी खुशकिस्मती की बात है कि मियां साहब जैसे प्लेजेंट, पोलाइट और मामला फ़हम हमें प्रेसिडेंट बार जो है वो फैसलाबाद को मिले, और तकरीबन 4 महीनों में हमारा रोज़ ही इंटरेक्शन होता है,
कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर हम डिस्कस ना करें, उसका सलूशन निकालने में कामयाब ना हो। और इसी तरह इनकी पूरी जो बार की लीडरशिप है, जिसमें कलीमुल्लाह गिल साहब हैं और बाकी मेंबर्स हैं, तमाम ही मैं समझता हूँ उनको बड़ी ही आला तरीके से ये लीड करते हैं। और तमाम लॉयर्स के साथ एक हमारा प्लेजेंट वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मियाँ साहब कुछ कहिए। माशाल्लाह आपका दौर जो है इसमें बड़ी अच्छे अंदाज से बड़ा सराहा सुखीरा साहब ने भी, साहबजादा साहब ने भी, तो आप क्या कहेंगे इस आपकी तरफ से तो बड़े मुतमईन हैं, बाहर की तरफ से आप पुलिस के साथ जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, आपके भी इश्यूज़ होते हैं, वकला बरादरी के इश्यूज़ होते हैं, आप मुतमईन हैं कि पुलिस की तरफ से आपको सही रेसिप्रोकल बेसिस पे आपको वो तावन मिलता है? मैं मशहूर हूँ, सेल साहब बड़े भाई हैं, बिलाल साहब बड़े भाई हैं, और मैं सिविल की प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा क्रिमिनल पुलिस से बहुत कम वास्ता रहा। और जब मैं इलेक्ट हुआ तो मेरे जहन में एक था कि बड़े बड़े ऑफिसर होंगे, पता नहीं मुझे कैसा ट्रीट करेंगे। यकीन करें कि मैं इधर सुखेरा साहब है, मैं रात को भी कॉल कर लेता हूँ, सर जी है देखियो जी है इदा कर लो। बिलाल साहब है, कभी मैं गया हूँ, मुझे इन्होंने कोई भी मेरी ग्रीवेंस है या मेरे वकला की, मेरी तो अल्लाह का शुक्र अब तक हुई नहीं, मेरे वकला की भी नहीं हुई। कोई अगर कोई इशू आया, इन्होंने बड़ा प्रॉपर तरीके से उसको रिड्रेस किया। पुलिस लाइन में पुलिस अहलकारों में हेलमेट तकसीम करने की एक तकरीब है, उसमें शिरकत कर रहे हैं मियाँ साहब। आइए चलते हैं। कानून सब के लिए बराबर है, ये बहुत खूबसूरत तसव्वुर है। और इसी तसव्वुर के तहत कि अगर एक पुलिस अहलकार भी सड़क पे जा रहा है तो कानून उसके लिए भी ज़रूरी है। ये कानून का भी तकाजा है और आपकी सिक्योरिटी का भी तकाजा है कि हेलमेट पहना जाए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतज़ामिया लेडीज़ बार रूम तैयार कर रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन इस वक्त जारी है, उसके विज़िट पे आए हैं। हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में आ चुकी हैं, तो उनके लिए सिटिंग की बहुत कम प्लेस थी। तो अभी पहले से ये छोटा सा बार है, लेकिन छोटा है, ये आप हम इसको मज़ीद एक्सपेंड कर एक बड़ा बना रहे हैं और जदीद है, इसमें अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, वाशरूम होगा और ज़्यादा बैठने की ज़्यादा इसमें स्पेस बन जाएगी। मैडम गज़ाला बशीर एडवोकेट मौजूद हैं, सरगर्म वकील फैसलाबाद की। उनसे बात करते हैं कि वो इस काविश को किस तरह से देख रही हैं, जो ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए जो एक्सपेंशन हो रही है लेडीज़ बार रूम की। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कहिएगा ये कैसा लग रहा है? ख़वातीन की पार्टिसिपेशन हर मामले में होनी चाहिए और बार में इतनी एक्टिव वकला मौजूद हैं, तो ये जो एक्सपेंशन हो रही है ये कैसा आपको फील हो रहा है? ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स हैं और हमारे जो सदर सेक्रेटरी हैं, मौजूदा कबीना है, इन्होंने हमारे साथ ये करके नेगोशिएट करके, तो ये जगह जो हमने थी ये लेडीज़ बार रूम के लिए मुख्तस थी। हमारी स्ट्रेंथ जो है फैसलाबाद की वो तकरीबन आलमोस्ट 1000 के करीब हैं ख़वातीन, तो प्रैक्टिसिंग जो हैं वो आलमोस्ट 750 के करीब हैं। हमारा जो मौजूदा लेडीज़ बार रूम है वो काफ़ी है, उसमें जस्ट 17 जो हैं वो सीट्स हैं ख़वातीन के लिए। सिटिंग एरिया जो हमारा है, तो हमारा कोई भी जब मैटर हो, हम इकट्ठे हों, कोई मीटिंग हो, तो ये जगह जो है ये कम पड़ जाती है। तो ये हम सदर साहब के, सेक्रेटरी साहब के शुक्रगुजार हैं। जी, हमारे साथ एक और सीनियर खातून कानूनदान मौजूद हैं, मोहतरमा शमीम खटक साहबा। उनसे भी जानते हैं कि वो
ये जो एक्सपेंशन और एक्सटेंशन हो रही है लेडीज़ बार रूम की, इस पर क्या तासरात हैं उनके, और डिस्ट्रिक्ट बार की जो लीडरशिप है उनकी एफ़र्ट्स के हवाले से वो क्या कहती हैं। मैडम कहिएगा, आपकी बार एक्सपेंड कर रही है, आपके लिए नए कमरे बन रहे हैं, जो ये काम भी होने लगा है, दैट इज़ आल्सो इंटरेस्ट ऑफ लेडी लॉयर्स जो है हमारी लेडीज साइड है, उसके लिए हो रहा है। और आइंदा जो आने वाला टाइम है उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि लड़कियों को काफ़ी बढ़ती हमने जा रही है। बच्चियों को सड़क पे तो नहीं बिठाना कि जी तुसी बाहर निकल जाओ, ठीक है ना, और ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक बात इसके साथ, क्योंकि जिस तरह होता है ना, हर चीज़ के दो रुख होते हैं, जैसे नेकी और बदी, गुनाह या सवाब, इसी तरह से हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं। उसमें एक ये है कि बाग था तो ठीक था, बैठते थे, अच्छी जगह थी, लेकिन ये भी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। मोहतरमा हमारे साजिदा जैदी साहबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जी। उनसे भी जानते हैं कि वो इस बार रूम की एक्सटेंशन जो हो रही है, एक्सपेंशन हो रही, उस पर क्या कहती हैं। मैडम कहिएगा। लेडीज़ बार रूम के लिए पूरे पंजाब में पंजाब हुकूमत ने ग्रांट जारी की है, और वो सिर्फ लेडीज़ बार रूम के लिए ही की है। अब मसला ये है कि अगर यहाँ पे ये बार रूम बनाने से कोई मसला क्रिएट हो रहा है तो उस मसले का हल होना चाहिए, ना कि इसकी कंस्ट्रक्शन को रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। हम सड़क से बाहर इसको लेके नहीं जा सकते, तो उसको मॉडिफाई कीजिए, ये बनना ज़रूरी है। मैंने अपने टेन्योर के 19-20 साल यहाँ गुजार लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समझूं कि मेरा टाइम गुजर गया है तो अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ मौजूदा कैबिनेट को, सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को और तमाम कैबिनेट को, जो कैबिनेट के ओहदेदारान हैं, कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। ये ज़रूरी है। इसके लिए जो चीज़ें डैमेज हो रही हैं, उन डैमेज चीज़ों का कोई हल निकालें। डिस्ट्रिक्ट बार के कमेटी रूम पहुँचे हैं और यहाँ एक मुशायरा जारी है, बहुत खूबसूरत एक्टिविटी, एक ज़िंदा माशरों की पहचान होती हैं अदबी सरगर्मियाँ। तो डिस्ट्रिक्ट बार में मुशायरा चल रहा है, मेरा ख़्याल उस मुशायरे को कंटिन्यू करते हैं, और जो भी दोस्त शायर कलाम सुना रहे थे हम भी सुनते हैं उसको। सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में, और मुशायरे का आगाज़ तो हो चुका है, नाते रसूल मकबूल जारी थी। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब इकबाल अज़ीमी साहब से कि वो कलाम पेश करें। नाद पेश खिदमत है शम्सो कबर में ज़ियाए मोहम्मद, है शम्सो कबर में ज़ियाए मोहम्मद, गुलो लाला में जलवा हाय मोहम्मद। और ये सुनिएगा कि फरिश्तों में गुल था ये मेराज की शब, फरिश्तों में गुल था ये मेराज की शब, वो आए वो आए वो आए मोहम्मद। हमारे इंतहाई सीनियर मेंबर साबिक वाइस प्रेसिडेंट जनाब शाहिद महमूद मिनहाज साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपकी कुतब भी शाया हो चुकी हैं और मारूफ शायर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम पेश करें। दुख ये मुझे उसने भुला दिया रफ्ता रफ्ता, मैंने भी अरमानों को सुला दिया रफ्ता रफ्ता, मैंने भी अरमानों को सुला दिया रफ्ता रफ्ता, आँखों ने तो देखा था हर दुख का मंज़र, आँखों ने तो देखा था हर दुख का मंज़र, फिर हर मंज़र आंसुओं ने बहा दिया रफ्ता रफ्ता। बाहर सफाइयां भुल के अंदर अपना धो, तेरा उच्ची उच्ची हसना आखे तैनू रो, ते अज़लां तो असीं एक हाँ, अज़लां तो असीं एक हाँ, वेखण नूं असीं दो, अज़लां तो असीं एक हाँ, वेखण नूं असीं दो, ते दिल दी गल मैं करनी, दिल दी गल मैं करनी, सजना नेड़े हो। हमेशा मुझ पे रहा मेहरबान ऐसे ही, हमेशा मुझ पे रहा मेहरबान ऐसे ही, वो मेरी जान नहीं मेरी जान ऐसे ही, हमेशा हमेशा मुझ पे रहा मेहरबान ऐसे ही, वो मेरी जान नहीं मेरी जान ऐसे ही,
और तुम्हें ये लगती है एक दास्तां सियासत की, तुम्हें ये लगती है एक दास्तां सियासत की, कटा दिया गया सब ख़ानदान ऐसे। बहुत शुक्रिया। कुछ एतबार रहा ही नहीं ज़माने पर, जिया हूँ आज तलक एक भरम पुराने पर। जकड़ गई हैं कदम मसलहत की जंजीरें, जकड़ गई हैं कदम मसलहत की जंजीरें, पड़ा है तो के भरोसा मेरे ही शाने पर। माँ तेरा नाम लिखने से पहले बावजू में होके आई हूँ। मेरी उंगली, क्योंकि मैंने इसको मोबाइल पे मैं लिख रही थी ना, उस पर मेरी उंगलियों के कलम भी बावजू हैं, मेरी उंगलियों के कलम भी बावजू हैं कि तूने मुझको बावजू पैदा किया है, कि तूने मुझको बावजू पैदा किया है। माँ तेरी आंखें हैं रोशन नूर की किरणों की मानिंद, माँ तेरी आंखें हैं रोशन नूर की किरणों की मानंद, माँ तेरा चेहरा है नूरानी। हम सफ़र देखे हैं ज़माने में हज़ारों, यूं तो कम ही देखे हैं मगर साथ निभाने वाले। तुमने सोचा है कभी कितने परेशान हैं लोग, अपना दुख दर्द ज़माने को सुनाने वाले। ऐसे लोगों के मुकद्दर में भला चैन कहाँ, ऐसे लोग हैं लोगों को सताने वाले। कोतवाल बैठा है क्या बयान दें इसको, जान जैसे तड़पी है कुछ अया ना हो पाए। वो गुज़र गई दिल पर जो बयान ना हो पाए। लो बयान देते हैं हाँ लिख कि सब सच है, सब दुरुस्त इल्ज़ामात, अपना जुर्म साबित है। जो किया बहुत कम था सिर्फ ये नदामत है, जो किया बहुत कम था सिर्फ ये नदामत है। काश वक्त फिर आए, हक अदा हुआ है कब, ये करो इजाफा अब, जब तलक है दम में दम फिर वही करेंगे हम। फिर वो हरफ लिखेंगे 13,000 हर अमर, कांप उठे जिन्हें पढ़कर। बस्ता दस्त हर मजलूम झूम उठे जिन्हें, फिर वो नगमा गाएंगे बस्ता दस्त हर मजलूम, फिर वो नगमा छेड़ेंगे बस्ता दस्त हर मजलूम, झूम उठे जिन्हें गाकर। साहिबे मन ज़रा आईना देखिए, हस्बे तौफीक अच्छा बुरा देखिए, और ख़ुद को सूरज समझने से पहले ज़रा, ख़ुद को सूरज समझने से पहले ज़रा, जो मुकाबिल खड़ा है दिया देखिए। ख़ुद को सूरज समझने से पहले ज़रा, जो मुकाबिल खड़ा है दिया देखिए, और सर उठा के मेरी रमज़े इखलास को, सर उठा के मेरी रमज़े इखलास को, देखिए देखिए बरमला देखिए। प्रेसिडेंट साहब ये ज़रा फरमाएंगे कितना आपकी बार में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जहां आप दूसरे बहुत से काम करते हैं, आपकी टीम मुशायरों का भी एहतमाम कर रही है, तो कैसा लगता है जब इस तरह की एक्टिविटीज़ आप देखते हैं, उसमें शिरकत करते हैं? ये ज़ौक़ लतीफ़ जो होता है इंसान का, उसकी तस्कीन का बायस बनती है। मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो माहौल है, हम सारा दिन ला पढ़ते हैं, लोगों की प्रोपोजिशंस को डिस्कस करते हैं, हमारे पे स्ट्रेस रहता है। ये बड़ा एक लतीफ़ सा एहसास कह लें, एक ताज़ा हवा का झोंका कह लें, एक थोड़ी सी उसको की रिफ़्रेशमेंट कह लें, बहुत अच्छा है। एक चीज़ ये है, फिर हमारा अदबी ज़ौक़ भी इससे अयां होता है। हमारे व्यूअर्स के लिए आखिर में एक मैसेज देना चाहें, फाइनल मैसेज? मैं ज़फ़र साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज सारा दिन मुझे दिया। आपकी वसातत से मैं अरबाब इख्तियार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, बल्कि डिवीज़न बहुत बड़ी है और टैक्स पे करती है, बेइंतहा टैक्स पे करती है। मेरा ख्याल है कराची के बाद शायद फैसलाबाद ही हो जो टैक्स इतना पे करता हो। तो इनको इनके हकूक़ से महरूम ना रखें। हाई कोर्ट बेंच इनका हक है, हक है, हक है। आया जैसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि अगर यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच हो तो यहाँ से भी जजेस एलिवेट हो, यहाँ से भी डॉक्टर बासत पैदा हो, क्यों हमें महरूम रखा जा रहा है? तो मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर एट लीस्ट
वीडियो लिंक हो जाए। आज दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, हमें वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जा रही। फिर दूसरा रह गया, चले रजिस्ट्री ब्रांच होती है इसकी, दायरी ब्रांच, हमारे वकील को एक दिन पहले दायरी के लिए जाना पड़ता है, फिर अगले दिन उसकी हेयरिंग के लिए जाना पड़ता है। चलो जितना फैसिलिटेट करें, आज हम वो कोई पत्थर के दौर में तो बैठे नहीं हैं, आज तो जदीद दौर है, हम क्यों नहीं फैसिलिटेट करते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ वक्त गुजरा बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, ये थे मियाँ तारक महमूद एडवोकेट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके बारे में इनके दोस्तों की आरा सुनी, इनके कोलीग्स की, इनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।